आज मैं अपनी एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा भी सरनेम झांग है, इसलिए यह भी झांग परिवार की श्रृंखला की कहानी मानी जा सकती है। मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम शाओ जिंग है, जो मुझसे 5 साल छोटी है। जब से शाओ जिंग का जन्म हुआ, माता पिता ने अपनी सारी ममता उसे दी। सच कहूँ तो बचपन में मैं अपनी बहन से कुछ ईर्ष्या करता था, लेकिन बाद में जो कुछ हुआ उसने मुझे शाओ जिंग के प्रति पूरी तरह से बदलने पर मजबूर कर दिया। वह तब हुआ था जब मैं 10 साल का था। हम दोनों सोफे पर बैठे टेलीविजन देख रहे थे। शाओ जिंग अचानक से बोल पड़ी। घर नहीं आएंगे। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा, फिर पूछा, तुम क्या कह रही हो? शाओ जिंग थोड़ी देर के लिए चौंकी और फिर कहा, पापा कभी वापस नहीं आएंगे। अपने प्रति बहुत असहज महसूस 1 घंटे कर बाद रहा तक फोन बजा। मैंने फोन उठाया। उस तरफ एक पुलिस वाला था। वह बहुत गंभीर लग रहा था। उसने कहा कि मेरे माता पिता का एक सड़क दुर्घटना में सामना हुआ है। मेरी माँ घायल हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन मेरे पिता इतने भाग्यशाली नहीं थे। वह कार दुर्घटना में दुर्भाग्य से गुजर गए। यह सुनने के बाद मेरा मस्तिष्क बिल्कुल खाली हो गया और उसके बाद के कुछ घंटों में मेरी आंखों में आंसू भरे रहे। मुझे नहीं पता कि शाओ जिंग इस बात को कैसे पहले से जानती थी, लेकिन तब वह छोटी थी, इसलिए मैंने आगे पूछताछ नहीं की। लगभग 1 साल बाद एक और घटना हुई। वह एक सुहावनी दोपहर थी। मैं और शाओ जिंग पार्क में गेंद खेल रहे थे। अचानक उसने रुककर पास की ओर इशारा करके कहा, वहाँ एक बुरा आदमी है, हम जल्दी से घर लौट चलें। फिर मैंने उसकी उंगली के इशारे की दिशा में देखा और एक ग्रे स्वेटशर्ट पहने हुए आदमी को देखा। उसने टोपी पहनी थी और उसके दोनों हाथ जेब में थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। इससे मुझे अचानक पिता के उस दिन की याद आ गई जब उनका निधन हुआ था। मैंने शाओ जिंग से कुछ नहीं पूछा, बस उसका हाथ पकड़ा और जल्दी घर लौट गया। अगली सुबह नाश्ता करते समय मेरी माँ अखबार पढ़ रही थी। मैंने नोटिस किया कि अखबार के मुखपृष्ठ की हेडलाइन में लिखा था कि एक माँ अपनी बेटी के साथ पार्क में खेल रही थी और एक अजनबी पुरुष द्वारा चाकू से मारी गई। नीचे एक तस्वीर में पुलिस एक हथकड़ी पहने आदमी को ले जा रही है और वह वही आदमी है जो कल ग्रे रंग की स्वेटशर्ट पहने था। एक ठंडी लहर मेरे पूरे शरीर से गुजरी। उस क्षण मैं दृढ़ था कि मेरी बहन के पास एक विशेष संवेदनशीलता है। उस दिन से मैं उसकी हर बात को ध्यान से सुनता। जब शाओ जिंग 8 साल की थी, एक बार फिर कुछ हुआ। हम एक रेस्तरां में खाना खा रहे थे। शाओ जिंग ने अचानक चम्मच रख दिया और फिर कहा। हमने तुरंत हैरानी से उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वह सिर्फ चुपचाप खाने की चीजों को देख रही थी। हालांकि 1 घंटे बाद मम्मी को एक कॉल आया कि हमारी नानी नींद में ही गुजर गईं। मम्मी बहुत दुखी थी और कई दिनों तक लगातार रोती रही। उस घटना के बाद हमने अक्सर सुना कि शाओ जिंग ने घटनाओं की भविष्यवाणी की। समय के साथ हम सब बड़े हो गए। मैं भी धीरे धीरे अपनी बहन की प्रतिभा को भूल गया, जब तक मैं 25 वर्ष का नहीं हो गया। उस वर्ष मैं बीजिंग में काम करने के लिए गया। मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड ने एक अपार्टमेंट दाशिंग में किराए पर लिया था। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उस दिन चीनी वैलेंटाइंस डे था। तब मुझे शाओ जिंग का फोन आया। उसने बहुत उत्सुकता से मुझसे कहा कि तुरंत भाभी को लेकर उस अपार्टमेंट से निकल जाओ। और मैंने उससे पूछा क्यों? उसने कहा कि उसे अचानक एक तीव्र भावना हुई कि हमारे अपार्टमेंट में कुछ बुरा होगा। फिर मैंने उससे कहा कि मैं समझ गया और मैं अस्थायी रूप से एक होटल ढूंढने जा रहा हूँ। अपार्टमेंट छोड़ दूंगा और अपनी गर्लफ्रेंड को जल्दी से सामान पैक करने के लिए कहा। मेरी गर्लफ्रेंड के मन में बहुत सारे सवाल थे। वह लगातार तरह तरह के सवाल पूछ रही थी, लेकिन मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था। बस मेरी बहन की बात पर विश्वास करना था। हमने जल्दी जल्दी सामान पैक कर लिया और अंधेरा होने से पहले एक होटल ढूंढ लिया। अगले दिन सुबह मुझे पड़ोसी का फोन आया। उसने कहा कि पिछली रात कोई हमारे अपार्टमेंट में घुस आया था। उसने अजीब आवाजें सुनी और पुलिस को खबर दी। अजीब बात यह है कि वह व्यक्ति चुराने नहीं आया था। बाद में हमें पुलिस स्टेशन बुलाया गया बयान देने के लिए। तब हमें पता चला कि घुसपैठिया मेरी गर्लफ्रेंड का पूर्व बॉयफ्रेंड था, जो अक्सर मानसिक रूप से अस्थिर रहता है। उस दिन वह चाकू लेकर हम दोनों को मारने आया था। मेरी गर्लफ्रेंड ने यह सुनने के बाद बिल्कुल विश्वास नहीं किया। उसने मुझसे पूछा कि शाओ जिंग इस बात की पहले से कैसे भविष्यवाणी कर सकती है। अगर मेरी बहन नहीं होती तो शायद हम दोनों की जान नहीं बचती, लेकिन मेरी बहन की इस प्रतिभा ने मुझे हमेशा परेशान किया है। भले ही मुझे नहीं पता कि शाओ जिंग यह सब कैसे करती है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि वह इस प्रतिभा को कभी न खोए और उसके सहपाठी भी उसकी हमेशा खुशी और आनंद की कामना करते हैं। सामान्य रात में सोते समय अचानक एक अजीब आवाज से मैं जाग गया। मैंने आंखें खोली और चारों ओर देखा तो पाया कि खिड़की के बाहर एक विशाल चीज कमरे में झांक रही है। पूरी खिड़की ढकी हुई थी। मैं डर गया। साधारण व्यक्ति अपने चेहरे को दूसरी मंजिल की खिड़की तक नहीं पहुंचा सकता। बाद वह धीरे धीरे चलने लगा। मुड़ते समय उसने एक अजीब सी मुस्कान दी, जिसे देखकर मेरी पूरी शरीर सुन्न हो गई। मैं वहीं खड़ा होकर इस दृश्य को देख रहा था। मेरे मन में 1 लाख सवाल उठ रहे थे कि यह आखिर क्या है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मैंने खुद को कई बार चुटकी काटी, तब जाकर समझ में आया कि यह सपना नहीं है, लेकिन वह चीज आखिर कौन था। अगले दिन मैं गांव में हर जगह पूछताछ करने लगा कि क्या आसपास किसी ने उस चीज को देखा है। बहुत लोगों से पूछने के बाद अंत में एक बुजुर्ग महिला ने बहुत आश्चर्य से मुझे बताया कि जब वह छोटी बच्ची थी तो उसके माता पिता ने उसे ट्रोल की कहानी बताई थी, लेकिन तब वह बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी, जब तक कि वह 30 साल की नहीं हो गई और कस्बे में ट्रोल दिखाई देने लगे। गांव में लोग लगातार अजीब ढंग से मरने लगे। जब लाशें मिली तो वे गोले के आकार में संकुचित हो चुकी थीं।
पुलिस और फॉरेंसिक विशेषज्ञ मौत के तरीके और कारण नहीं ढूंढ पाए। गांव के लोग डरे हुए थे। बुढ़िया की बात सुनने के बाद मुझे भी समझ नहीं आया कि यह सच है या झूठ। उस रात मैं सवालों के साथ सो गया और आधी रात को कमरे में से भयानक आवाजें आईं। अच्छा हुआ कि उसने अभी तक मुझ पर हमला नहीं किया और धीरे धीरे चला गया। लेकिन गांव के लोग चिंतित होना शुरू हो गए। सभी लोग इकट्ठा होकर उपाय पर चर्चा करने लगे। सभी को लगता है कि वह फिर से प्रकट होगा। अभी तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि क्या कई वर्षों के बाद वह सच में फिर से प्रकट होगा। मेरी एक बहुत ही प्यारी माँ है। वह हर दिन खेत के सुअरों को खजाने की तरह मानती है। मैं भूख से कंकाल जैसा हो गया हूँ, लेकिन वे खजाने के सुअर सभी मोटे हैं। ये माँ ने पहले जो पाले थे वही पालतू सुअर के कुत्ते हैं। माँ ने पुलिस को बताया कि रॉबर्ट ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था और फार्म छोड़ दिया था, इसलिए पुलिस ने फार्म की तलाशी ली। जैसे ही वे सुअर के बाड़े की जांच कर रहे थे, उनके सामने का दृश्य देखकर पुलिस दंग रह गई। उन्होंने देखा कि पत्थर के नांद में एक अधूरी मानव टांग पड़ी थी। पुलिस ने तुरंत माँ को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गई। फॉरेंसिक जांच के बाद यह पुष्टि हुई कि नांद में मिली टांग लापता रॉबर्ट की ही थी। पुलिस की पूछताछ में माँ बेहद शांत दिख रही थी और उसने अपने अपराध की प्रक्रिया को बताया। उस दिन माँ हमेशा की तरह सुअर के बाड़े में गई, लेकिन उसने देखा कि सुअर कुछ खा रहे थे। गौर से देखने पर पता चला कि वह अर्धमृत रॉबर्ट था। उसने मदद के लिए माँ की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन माँ ने शिकार की बंदूक लेकर रॉबर्ट की पीड़ा को खत्म कर दिया। माँ ने ऐसा इसलिए किया ताकि सुअर भरपेट खा सकें और बची हुई हड्डियों को फार्म के पास के पहाड़ी पर दफना दिया। बाद में माँ ने और भी डरावनी बात बताई कि रॉबर्ट से पहले स्टीव नाम का एक और यांग जूगोंग भी था, जिसे माँ ने गोली मार दी थी और उसका शव भी जूजू को खिला दिया था। दोनों की हड्डियां उसी पहाड़ी पर दफनाई गई थीं। माँ ने एक नक्शा भी बनाया और उस जगह को चिन्हित किया जहाँ हड्डियां दफनाई गई थीं। पुलिस ने माँ के चिन्हों के आधार पर सफलतापूर्वक पीड़ितों के अवशेष खोजे। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि पास के जंगल में कई छोड़ी गई गाड़ियां हैं। ऐसा लगता है कि स्टीव और रॉबर्ट सिर्फ हिमशैल का एक हिस्सा थे। अदालत में माँ ने स्वीकार किया कि कुल 19 लोग सुअर के बाड़े के अंदर मारे गए थे। उसने अपने अपराधों के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया, बल्कि उसे अपने प्यारे सुअरों की चिंता थी कि भविष्य में उनकी देखभाल कौन करेगा। अंततः माँ को हत्या के आरोप में 50 साल की कैद की सजा सुनाई गई और उनका बाकी जीवन जेल में ही बिताना होगा और उनके प्यारे सुअरों को भी बिना दर्द के मार दिया गया।